यस, लास्ट क्लास में सिलेक्शन और ब्रांचिंग की सेकंड कैटेगरी दैट इज स्विच स्टेटमेंट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो किस तरीके से वो बेसिक काम करता है और उसका एक एग्जाम्पल वॉवल है या नहीं, उससे रिलेटेड हमने कई तरीके के वेरिएशंस किए थे प्रोग्राम के अंदर और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है करने के लिए, एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड एन ऑपरेटर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन को स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे मुझे करने के लिए क्या कहा गया है, 2 इंटीजर्स को एक्सेप्ट करना है और एक ऑपरेटर को एक्सेप्ट करना है। अब इंटीजर्स के लिए तो हम इंट को काम में लेते हैं, लेकिन ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन लाइक दैट, जितने भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने अभी तक कवर किए हैं, ठीक है? तो अब ऑपरेटर का एक्चुअली में टाइप क्या होता है, एक तरीके का कैरेक्टर है। प्लस जो है वो एक सिंबल है, ठीक है? माइनस जो है वो एक सिंबल है और सिंबल्स के लिए तो हम हमेशा कैरेक्टर डेटा टाइप को ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैर डेटा टाइप को यूज करके ओपी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटीजर्स का मुझे इनपुट लेना है, तो इन टाइप के 2 वेरिएबल दैट इज num1 एंड num2 मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कमेंट वाला पार्ट जो है भूल जाइए, हम इसके एग्जीक्यूशन में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में होता क्या है। मेन प्रोग्राम है हमारा ये, इस स्टेटमेंट को भी हाल फिलहाल आप इग्नोर कर दीजिए। हमें यहाँ पे जो कहा गया है इनपुट लेना है और क्या क्या काम करवाना है, हम बेसिक वही प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है printf और printf के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है enter two numbers। तो यूजर समझ जाएगा कि उसे 2 नंबर्स का इनपुट देना है। तो scanf में मैंने कंटिन्यूस ही इनपुट ले लिया है, अलग अलग printf और scanf नहीं लिखे। तो %d अगर मल्टीपल इनपुट्स हमें लेने हो तो बिना किसी कॉमा के, बिना किसी सेपरेटर के इकट्ठा हमें एक साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखने होते हैं। तो 2% मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं 2 इंटीजर वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए। तो एड्रेस ऑफ num1 कॉमा एड्रेस ऑफ num2, तो जो भी नंबर्स यूजर इनपुट करेगा वो दोनों यहाँ जाके सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अभी के लिए इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कहा गया है कि ऑपरेटर का इनपुट लेना है। अब ऑपरेटर तो कैरेक्टर टाइप का है, चाहो तो आप सेम स्कैनफ में भी इनपुट ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है क्योंकि अलग अलग टाइप है तो हम यूजुअली फॉलो करते हैं कि अलग अलग प्रिंटफ और स्कैनफ ही हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंटफ एंटर ऑपरेटर एंड स्कैनफ पर्सन सी एड्रेस ऑफ ओपी। तो जो भी सिंबल यूजर इनपुट करेगा वो ओपी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है प्रोग्राम का इनपुट लेने वाला, वो तो हमने कर लिया है। अब हमें कहा गया है डिस्प्ले रिजल्ट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर यूजर ने इनपुट किया है उसके बेसिस पे हमें इन दोनों इंटीजर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। इंटीजर्स दिए हैं 10 और 20 और ऑपरेटर दिया है प्लस, तो 10 + 20 रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। इंटीजर्स इनपुट किया है 5 एंड 3, ऑपरेटर दिया है माइनस, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवा के रिजल्ट 2 डिस्प्ले करवाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर जो यूजर ने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाने हैं। अब यहाँ पे एक तरीका तो है इफ एल्स इफ वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन लास्ट क्लास पे ही मैंने आपको कहा था कि इफ एल्स इफ का ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास पे होता है स्विच स्टेटमेंट, तो वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब जो सारी वर्किंग है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑपरेटर नाम के वेरिएबल पे, क्योंकि जो ऑपरेटर इनपुट आएगा उसके बेसिस पे ही तो काम करवाना है, नंबर्स चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर मैंने यहाँ पे ओपी वेरिएबल मेंशन किया है क्योंकि इसी के बेसिस पे ही हमें सारी वर्किंग करवानी है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट किया गया है उसे हम अलग अलग तरीके की केस वैल्यू से मैच करवाएंगे। जहां पे भी मैचिंग होगी वही वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने केस लिखा है प्लस। अब प्लस एक कैरेक्टर है तो ये कोट्स के अंदर आएगा। लास्ट क्लास में भी वही चीज थी, कैपिटल ए एंड कैपिटल ई कैरेक्टर्स हैं तो आते हैं हमेशा कोट्स के अंदर। तो अब अगर यूजर ने प्लस इनपुट किया है तो प्लस प्लस से मैच कर जाएगा और इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके कोड में मैंने लिखा क्या है, प्रिंट एफ %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d। ठीक है, ये तो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर।
जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम ये काम में लेंगे। अब सबसे पहले मैंने लिखा है num1 वेरिएबल, तो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मान लीजिए इनपुट दिया है 10 एंड 20 और ऑपरेटर में तो प्लस है, तो num1 के अंदर 10 है तो 10 इधर आ जाएगा, फिर प्लस सिंबल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से है %d, तो सेकंड वेरिएबल जो लिखा है उसकी वैल्यू इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, इतना हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब थर्ड टाइम मैंने लिखा है num1 प्लस num2, तो 10 प्लस 20 क्या रिजल्ट जनरेट करेगा? 30। अब वैल्यू है, वैल्यू इधर प्रिंट करवाई है, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30 हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लिखा है ताकि आगे के कुछ भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो। अगर नहीं लिखेंगे तो सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो मुझे नहीं करवाने, जो ऑपरेटर दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करवाना है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है यहाँ पे दैट इज माइनस, तो स्टेटमेंट मेरा वही है, उसी तरीके से मैंने फॉर्मेशन किया है printf %d माइनस %d इज इक्वल्स टू %d, num1 कॉमा num2 कॉमा num1 माइनस ऑफ num2। मान लीजिए 10 और 20 ही है अभी हमारे पास में इनपुट, तो 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, अब 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर -10 आएगा, तो 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -10 हमारे पास में स्टेटमेंट फॉर्म होके आएगा। फिर से ब्रेक कीवर्ड, यानी कि हम फिर से बाहर आ जाएंगे, बाकी का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन सिंबल, इनपुट चेंज कर देते हैं, रखते हैं 5 एंड 5 रख लेते हैं, ठीक है सेम। printf %d मल्टीप्लाई बाय %d इज इक्वल टू %d, num1 के अंदर क्या है 5, तो 5 इधर आ जाएगा, num2 के अंदर क्या है 5, तो 5 इधर आ जाएगा, फिर num1 मल्टीप्लाई बाय num2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25, तो 5 मल्टीप्लीकेशन सिंबल 5 इज इक्वल्स टू 25 हमारी स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होगा। फिर से ब्रेक कीवर्ड, सेम गोज फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटर डिवीजन, printf %d डिवाइड बाय %d इज इक्वल्स टू %d, तो अगर 5 बाय 5 ही इनपुट है हमारे पास में, तो 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होता है डिवीजन क्या करता है क्वोशंट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 1। फिर से ब्रेक कीवर्ड, सेम गोज फॉर द मॉडुलस ऑपरेटर, printf %d परसेंटेज देखिए दो सिंबल है यहाँ पे, मॉडुलस क्यों है वो मैं अभी बता रही हूँ, अभी के लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं। %d मॉडुलस %d इज इक्वल्स टू %d, ठीक है, num1 कॉमा num2 कॉमा num1 डिवाइड बाय num2। तो अगर मान लीजिए इनपुट दिया है 10 एंड 2, तो 10 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब जब भी हम यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर को स्पेसिफिकली काम में लेते हैं, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर किन किन चीजों के साथ में काम में लिया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में काम में लिया जाता है। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, लाइक मैं जैसे हमें पहले डिस्कस किया था 0.2f 0.4f 5.2f, तो वहां पे क्या कर रहा है ये प्रिसीशन को सेट करने का काम कर रहा है, तो उन तरीके की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे मॉडुलस सिंबल को ही काम में लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक मॉडुलस सिंबल लिखेंगे तो इसको यहाँ पे कुछ आगे मिला ही नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या, या तो हमारी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल की लॉस हो जाएगी, या फिर कोई डमी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगी। तो अगर हमें प्रिंटफ के अंदर कभी भी इस परसेंटेज सिंबल को डिस्प्ले करवाना है तो डबल मॉडुलस सिंबल लिखना होगा, क्योंकि अगर एक लिखेंगे तो फिर क्या करेगा, या तो डमी वैल्यू इंसर्ट कर देगा या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी थ्रो करेगा। एरर नहीं आएगी प्रोग्राम के अंदर, ये श्योर है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ और भी तो प्रोवाइड करो, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही प्रोवाइड कर दो, प्रिसिशन कुछ प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड कर दो, ये एक्सपेक्ट करेगा कि एक और वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ परसेंटेज सिंबल ही प्रिंट करवाना है, तो डबल परसेंटेज सिंबल यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक बारी परसेंटेज सिंबल आ जाएगा। फिर से ब्रेक, और उसके बाद है हमारा डिफॉल्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे printf इनवैलिड ऑपरेटर स्पेसिफाइड, अगर इनके अलावा कुछ और ऑपरेटर यूजर स्पेसिफाई करता है तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर स्पेसिफाइड आ जाएगा और प्रोग्राम एंड। अब इसको रन करने पे चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से काम करेंगी, वो हम अभी देख रहे हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। अभी जो चीज बताई है उसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड।
देखिए यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे स्क्रीन मैक्सिमाइज़ करने पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, कभी-कभी ये काम नहीं करता ढंग से। तो देखिए प्रोग्राम हमारा वही है, मैंने ऑपरेटर का इनपुट लिया है और नंबर्स का इनपुट लिया है एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू स्पेसिफाइड मैंने यहाँ पे अलग-अलग तरीके के कैलकुलेशंस करवाए हैं, ठीक है? तो एक बारी इस प्रोग्राम को हम लोग एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं। ये है हमारा कंपाइल और ये है हमारा एग्जीक्यूट। ऑपरेटर का इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया है प्लस। उसके बाद मैंने 10 स्पेस 20 दो इनपुट प्रोवाइड किए, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30 हमारे पास में आउटपुट आ गया। बिल्कुल सही आया है, ठीक है? उसके बाद फिर से एक और बारी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ मॉड्यूलस सिंबल, ठीक है? 20 स्पेस 2 रिमाइंडर 0 है। अब देखिए यहाँ पे इसने परफेक्टली हमें आउटपुट कैलकुलेट करके दिया है। तो इसी तरीके से जिस भी ऑपरेटर का हम इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होके आएगी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें हुआ क्या है, मैंने पहले ऑपरेटर का इनपुट लिया है, उसके बाद में मैंने नंबर्स का इनपुट लिया है। थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पहले मैं काम में ले रही हूँ इंटीजर्स का इनपुट और उसके बाद हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं ऑपरेटर का इनपुट, ठीक है? यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं और ये है मेरा ऑपरेटर का इनपुट। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना कि कैसे एग्जीक्यूशन काम कर रहा है। देखिए 2 नंबर्स का इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया 10 और मैंने दिया 20। अब मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने पे मैसेज तो आया एंटर कैरेक्टर, लेकिन इसने मेरा इनपुट देने का वेट ही नहीं किया, बल्कि एग्जीक्यूशन करके इनवैलिड ऑपरेटर स्पेसिफाइड दे दिया। कोई बात नहीं, एक बारी गलती हो जाती है, दोबारा से ट्राई करते हैं फिर से, ठीक है? फिर से एग्जीक्यूट किया। इनपुट मांग रहा है नंबर्स का, मैंने दिया 10 और 4 दे दिया। फिर से गड़बड़ शो कर रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो रही है? उस गड़बड़ का सॉल्यूशन है हमारे पास में ये स्टेटमेंट, लेकिन पहले गड़बड़ क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, जब भी हम यहाँ पे कुछ भी नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कभी भी हमारी रैम पे वर्किंग नहीं होता है। हमेशा होता क्या है, जो भी हमने इनपुट प्रोवाइड किया है, वो जाता है एक टेम्पररी मेमोरी के अंदर और वो टेम्पररी मेमोरी कहलाती है बफर्ड मेमोरी, जिसके अंदर हमारा सारा इनपुट प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले क्या इनपुट बोला? 2 नंबर्स का इनपुट दो, तो मैंने कहा 10, फिर एक स्पेस और फिर कहा 4 और फिर कहा एंटर। ये सारा मैंने इनपुट प्रोवाइड किया है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। तो सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है %d वो क्या है? 10, क्योंकि 10 के बाद तो स्पेस है और स्पेस तो कैरेक्टर होता है, तो वो क्या करेगा? 10 को num1 नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करेगा और स्पेस को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है? उस स्पेस के बाद फिर से यहाँ पे %d लिखा हुआ आ रहा है। अब %d स्टैंड्स फॉर व्हाट? हमारे पास में इंटीजर वैल्यू, तो स्पेस के बाद इंटीजर वैल्यू क्या थी? 4। तो 4 इसने num2 के अंदर जाके स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में अभी भी बफर मेमोरी के अंदर एंटर एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट है। जब ऑलरेडी मेमोरी के अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वो दोबारा से कैरेक्टर का इनपुट क्यों लेगा? ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। %d के अकॉर्डिंग 10 num1 के अंदर चला गया और 4 चला गया num2 के अंदर। अभी भी हमारी बफर मेमोरी के अंदर एंटर एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो जब ऑलरेडी कैरेक्टर प्रेजेंट है तो दोबारा से इनपुट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वो एंटर चल जाएगा हमारे ओपी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब एंटर जो है ना वो प्लस से मैच करता है, ना माइनस से, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना मॉड्यूलस, तो वो क्या होगा? वो डिफॉल्ट केस के अंदर चला जाएगा और डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास में आउटपुट आ रहा है इनवैलिड ऑपरेटर स्पेसिफाइड। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो कैरेक्टर हम प्रोवाइड करें उसके अकॉर्डिंग काम हो, तो हमें यहाँ पे काम में लेना होता है f+stdin। ये एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जो स्टैंडर्ड इनपुट को क्लियर करने का काम करता है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? जो कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है बफर मेमोरी के अंदर। अब क्या होगा? हम 2 नंबर्स का इनपुट लेंगे, 10 स्पेस 4 एंटर मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे 10 चला गया, 4 चला गया, वेरिएबल के अंदर एंटर प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने किया f+stdin, तो ये क्या करेगा? बफर मेमोरी को पूरा
क्लियर कर देगा, उसे खाली कर देगा। तो अब जब बफर मेमोरी खाली हो चुकी है, तो अब वो हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है, कैरेक्टर का इनपुट। मेमोरी तो खाली है, तो अब वो हमसे इनपुट मांगेगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आफ्टर, देखिए दोनों नंबर्स का इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया 10 एंड 4 सेम। अब यहाँ पे देखिए ये वेट कर रहा है कैरेक्टर का इनपुट का। मैं मॉड्यूलर से इनपुट कर रही हूँ, तो देखिए 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारे पास में 2 आता है। तो अगर आप कैरेक्टर का इनपुट पहले लेते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कैरेक्टर इनपुट किया है, मान लीजिए प्लस किया फिर एंटर किया, तो यहाँ पे एंटर भी एक कैरेक्टर है और हमें वैल्यू क्या चाहिए नेक्स्ट टाइम, इंटीजर टाइप की, तो ये उस एंटर को कंसिडर नहीं करेगा बल्कि इंटीजर का इनपुट लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले इंटीजर का इनपुट ले लूं, तो क्योंकि एंटर भी एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, उस कैरेक्टर को इनपुट मांग लेगा और हमारे स्कैनफ को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको वैल्यू मिल गई। जब वैल्यू मिल गई तो दोबारा से क्यों काम करेंगे? तो इसी वजह से हमारे पास में कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेसिफिकली अगर नेस्टेड इफ के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहाँ पे मैनेजर और क्लर्क को यूज करके कहा गया है, कैलकुलेशन को यूज करके आपने सैलरी का इनपुट पहले ले लिया है और डेजिग्नेशन का इनपुट आप बाद में ले रहे हो, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उसका सोल्यूशन है F+STDIN। हमारी बफर मेमोरी के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट है उसको हटा दो, क्लियर कर दो, और हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंसिडर करो। तो अब ये हमारा एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप इनपुट के सीक्वेंस को चेंज कर देते हो तो। अब किसी में इसको कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। देखिए ये तो एक स्विच केस का हमारा एग्जांपल था, इसी से ही मिलता जुलता एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं, हम लोग एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल, आई थिंक आप सब लोग कभी ना कभी कैफेज रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, ऑफ कोर्स वहाँ पे मेन्यू होता है। मेन्यू में से स्पेसिफिकली कोई चीज हम पिक करते हैं, या फिर अगर हम प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, अगर उसमें जाते हैं, तो जो भी वेटर वगैरह ही आस्क कि आपको स्टार्टर्स में क्या चाहिए, मेन कोर्स के अंदर क्या चाहिए, डेजर्ट के अंदर क्या चाहिए, या कुछ और है तो किस टाइप का आपको ऑर्डर करवाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेन्यू, आपको अगर कुछ काम करवाना है, डिपेंडिंग अपॉन द मेन्यू, स्टार्टर्स बोला है तो स्टार्टर्स वाली चीजें सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टर्स में थोड़ी बोलेंगे हाँ कि दाल मखनी और ये वो ले आना। स्टार्टर्स इज स्टार्टर्स, नॉर्मल स्नैक्स। मेन कोर्स के अंदर हमारा प्रॉपर खाना आता है। डेजर्ट के अंदर कोई भी मैगी नहीं खाता, डेजर्ट के अंदर या तो इट्स स्वीट और इट्स आइसक्रीम, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेन्यू जब चीजें काम करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें काम करवाना है, एक प्रॉपर मेन्यू, एक प्रॉपर लिस्ट में से कुछ हमें पिक करके अगर काम करवाना होता है, तो वो कहलाता है हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम पहले अभी हमने डिस्कस किया, लगभग वही हमारा प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा मैंने उसको डिफरेंस कर दिया है। डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो हेडर फाइल दी है हमारी, उसके बाद है मेन। अब इस मेन के बाद मैंने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट मांगा है, इंटीजर टाइप का, ठीक है, कोई भी एक नंबर उसको इनपुट करना है, इसलिए मैंने एक ऑप्शन नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। जो भी वो नंबर इनपुट करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद CLR SCR, उसके बाद है एक printf टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन, सेलेक्ट एन ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहेंगे स्टार्टर्स में से क्या सिलेक्ट करना है, फिर मेन्यू देखेंगे, अच्छा ये भी ये भी, विल पिक 1 और 2। तो सिमिलरली अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो कई तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस, क्या काम करवाना है या कुछ भी काम नहीं करवाना, बाहर आ जाना है प्रोग्राम से। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर मेन्यू जनरेट किया है। एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद मैंने एक स्लैश एन दिया है, तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, printf 1 addition slash n, printf 2 subtraction slash n, printf 3 multiplication slash n, printf 4 division slash n, printf 5 modulus slash n, and printf 6 exit slash n।
अब यहाँ पे स्लैशन का मतलब क्या है, हर एक आउटपुट हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो मैंने यहाँ पे एक मेन्यू डिस्प्ले करवाया है 6 आइटम्स का। डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या काम करवाना है, मैंने उसके लिए नंबर्स प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है? अब जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करवाएंगे। तो अब इनपुट लेने के लिए प्रिंटफ स्कैनफ तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। उसके बाद मैंने लिखा है स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ऑप्शन। अब मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया है 1, तो 1 पे क्या है, एडिशन, तो एडिशन करवाना है। यूजर ने इनपुट दिया है 2, तो सब्ट्रैक्शन, 3 तो मल्टीप्लिकेशन, 4 तो डिवीजन, 5 तो मॉड्यूलस, और अगर 6 दिया है तो हम उसको एग्जिट करवाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ और नंबर अगर आप इनपुट करो तो एग्जिट हो जाए। इस तरीके की वर्किंग अगर हमें करवानी है डिपेंडिंग अपॉन द आइटम यू हैव पिक्ड फ्रॉम द मेन्यू। तो मेन्यू डिपेंडेंट जब वर्किंग हो, दैट इज नोन एज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को यहीं रोक देते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि थोड़े से पूरा केसेस है, यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक कंप्लीट मेन्यू है हमारे पास में। मेन्यू में से यूज़र जो आइटम सेलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें सर्व करेंगे। ये है हमारा मेन्यू ड्रिवन का बेसिक वर्किंग। अब वर्किंग एग्ज़ैक्टली में क्या है, वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आप बेसिकली स्विच के असाइनमेंट्स जो है वो ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस गिवन है वो आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ एफ फ्लश वाला चीज़ जो है वो मुझे आपको बतानी थी। तो एक बारी ट्राई करके देखना, किसी को प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। और इस प्रोग्राम को हम स्विच से कल स्टार्ट करेंगे, और एक बार मैं रिवाइज़ और करवा दूँगी कि हम एक्चुअली में क्या करने वाले हैं। ओके? अब किसी को कुछ कन्फ्यूजन है थ्योरेटिकल पार्ट में तो आप वो पूछ लो।